इनमें से एक पिक्चर ह्यूमन ब्रेन की है और दूसरी पिक्चर इस यूनिवर्स की है। लेकिन क्या आप इनके बीच में डिफरेंस पता कर सकते हैं? यूनिवर्स के बारे में कुछ ऐसी ही माइंड ब्लोइंग थ्योरीज हैं। आखिर ये कैसे बने और किस चीज से बने हैं? एक्चुअल में इसका शेप क्या है? अब देखो, हम सिर्फ बिग बैंग थ्योरी के बारे में जानते हैं, लेकिन इसके अलावा फिजिसिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा और भी कई एक्सप्लेनेशंस दी जाती हैं। तो स्वागत है आपका कीमती स्पेस के एक और नए एपिसोड में। आज की इस वीडियो में इस यूनिवर्स के नेचर के बारे में और 8 बेहद अजीबोगरीब थ्योरीज के बारे में जानेंगे। द यूनिवर्स एज अ ब्रेन। अब देखो, अगर हम किसी के ब्रेन के अंदर झांक कर देखते हैं, ये देखने में केवल एक मशरूम की तरह दिखेगा, लेकिन जब इसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखते हैं तो हमारा ब्रेन एक बहुत बड़े ब्रह्मांड की तरह अपने अंदर बहुत सारे स्टार्स को कैप्चर किए हुए है, बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे हमारे यूनिवर्स के अंदर पाए जाते हैं। और वैज्ञानिकों ने देखा कि हमारे ह्यूमन ब्रेन और यूनिवर्स में बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं, क्योंकि ब्रेन और यूनिवर्स दोनों ही कॉम्प्लेक्स वेब और फिलामेंट से बने होते हैं, जो कि एक सर्टेन पॉइंट पर लिंक होते हैं। जैसे ब्रेन के अंदर ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स कनेक्शन होते हैं, वैसे ही यूनिवर्स में ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज कनेक्शन होते हैं। अब जैसे 70% ऑफ यूनिवर्स डार्क मैटर से बना है, वैसे ही हमारा ब्रेन 70% वाटर से बना है। कुछ रिसर्च में ये पाया गया है कि ये नेटवर्क्स आपस में सिमिलर हैं। ट्रिलियंस ऑफ न्यूरल कनेक्शन वेब और ब्रेन के अंदर स्पार्क्स होते हैं, हमारे ब्रेन के क्लस्टर्स में लगातार होते रहते हैं। वैसे ही इस यूनिवर्स में ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स चमकते हैं, बनते हैं और विलुप्त हो जाते हैं, जो कि अलग अलग गैलेक्सीज क्लस्टर्स में बनते हैं। अब अगर हमारा यूनिवर्स वास्तव में एक ब्रेन और स्पेशली ह्यूमन ब्रेन की तरह है, तो इससे एक और क्वेश्चन सामने आता है कि ये सब कुछ कैसे हुआ। देखो, एक तो इसका जवाब है कि जैसे हमारे यूनिवर्स सर्टेन रीजन में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो इसका मैटर क्योटिक एंट्रोपी से सेल्फ सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन में पहुंच जाता है। ठीक वैसे ही हमारे ब्रेन के अंदर होता है, और इस तरह हमारा ह्यूमन ब्रेन इस यूनिवर्स का एक मॉडल है। कॉन्शियस यूनिवर्स। अब एक सवाल आता है कि अगर यूनिवर्स हमारे ब्रेन की तरह है, तो क्या इसके अंदर कॉन्शियसनेस भी पाई जाती है? अब देखो, इसका जवाब देना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम ये सही से नहीं जानते हैं कि कॉन्शियसनेस आखिर होता क्या है। एलन ट्यूरिंग ने एक बार कहा था कि अगर आप एआई के साथ कन्वर्सेशन करते हैं, जो कि एक ह्यूमन के साथ कन्वर्सेशन करने से काफी ज्यादा अलग है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि एआई कॉन्शियस है। लेकिन आखिर कॉन्शियसनेस क्या होता है? क्या ये सेल्फ अवेयरनेस है? क्या हमारे अंदर फ्री थिंकिंग है कि जैसा हम चाहते हैं वैसा सोच सकते हैं, या फिर ये हमारे ब्रेन के अंदर सुपर कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल और हमारे ब्रेन और हमारी बॉडी के साथ एक केमिकल इंटरेक्शन है? देखो, कॉन्शियसनेस के ऊपर बहुत सारी थ्योरीज है, लेकिन चलिए हम एक थ्योरी के ऊपर बात करते हैं, जिसे पैनसाइकिज्म कहते हैं। पैनसाइकिज्म का प्रोपोनेंट्स यूनिवर्स को खुद एक कॉन्शियस मानता है। हालांकि ये कॉन्शियसनेस को सेल्फ अवेयरनेस के बजाय एक्सपीरियंस के टर्म्स पर ज्यादा डिफाइन करते हैं। अब क्योंकि ह्यूमन के पास बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस है, जबकि फिश या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के पास बहुत कम होता है, यानी कि कॉन्शियसनेस एटॉमिक लेवल पर काम करती है। अब एक दूसरी थ्योरी है ऑर्केस्ट्रेट, जो बताती है कि कॉन्शियसनेस एक्चुअल में न्यूरॉन्स के क्वांटम लेवल पर ओरिजिनेट होती है, बजाय न्यूरॉन्स के कनेक्शंस के रिजल्ट के। अब अगर यूनिवर्स एक ब्रेन है इसकी कॉन्शियस के साथ, तो फिर इस यूनिवर्स की थिंकिंग क्या है? इसका जवाब देती है एम थ्योरी, जिसे थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी कहा जाता है। दरअसल एम थ्योरी बहुत सारी स्ट्रिंग थ्योरीज का यूनिफिकेशन है, जिसके लिए कई फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियंस ये मानते हैं कि ये फिजिक्स का बहुत बड़े क्वेश्चन का जवाब हो सकता है। आखिर हम क्वांटम मॉडल्स और जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी को कैसे यूनिफाई कर सकते हैं? इसका जवाब दे सकती है एम थ्योरी, इसलिए वैज्ञानिक इसे थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कहते हैं। लेकिन इसके साथ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ग्रेविटी टाइनी क्वांटम वर्ल्ड का पार्ट नहीं है, क्योंकि जब हम ग्रेविटी को छोटे स्केल्स पर देखते हैं तो ये फोर्स काफी ज्यादा वीक हो जाती है। वहीं अगर हम इसे कंपेयर करते हैं किसी दूसरी फोर्स के साथ, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और न्यूक्लियर फोर्सेस, यहाँ पर एम थ्योरी एक पार्टिकल सपोज करती है, जिसे यहाँ ग्रेविटॉन कहा जाता है, जो ग्रेविटी का एक फोर्स कैरियर है। अब क्योंकि ग्रेविटॉन्स या कोई दूसरा पार्टिकल जो हमारे यूनिवर्स को बनाता है, ये असल में किसी सिंगल पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करता है, जैसे एक टाइनी क्वांटम रिबन्स या एक स्ट्रिंग जो कि डिफरेंट तरीके से वाइब्रेट करती है। ये स्ट्रिंग्स स्पेस के अंदर कोइल्ड अप होती हैं, जो कि 10⁻³ सेंटीमीटर चौड़ी होती है, जिसे मैथमेटिक्स की 11 डायमेंशंस की जरूरत पड़ती है। और ये थ्योरी प्योर मैथ है। अब क्योंकि ये स्केल इतना ज्यादा छोटा होता है, इसे हम फिजिकली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं कि वास्तव में यहाँ पर क्या चल रहा है। लेकिन कुछ स्मार्ट लोगों के लिए ये इक्वेशन कुछ एलिजेंट हो सकती है, जैसे स्टीफन हॉकिंग का मानना था। ये सोचते थे कि ये लाइफ और यूनिवर्स का आंसर हो सकता है। वी गॉट ग्रेविटी रॉन्ग। अब क्योंकि ग्रेविटी की इस प्रॉब्लम की वजह से कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि हमने ग्रेविटी को गलत ही पढ़ा है। क्या हमें न्यूटन के लॉ को मॉडिफाई करना पड़ेगा? अगर ग्रेविटॉन्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, तो फिर इस यूनिवर्स में चल क्या रहा है?
हम जानते हैं कि यूनिवर्स का 70% डार्क मैटर से बना है, क्योंकि हम इसे फिगर आउट नहीं कर पाते हैं कि असल में ये है क्या। हमने अभी तक जितनी भी फोर्सेस के बारे में जाना है, ग्रेविटी उनमें से सबसे वीक फोर्स मानी जाती है, लेकिन ये लार्ज स्केल पर काफी ज्यादा इफेक्ट करती है। लेकिन इस यूनिवर्स में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि लॉ ऑफ ग्रेविटी को डिफाई करती है। ये ऐसे मैटर के साथ इंटरेक्ट भी करती हैं जिन्हें हम जानते हैं कि वो एग्जिस्ट भी करते हैं। अब स्टार्स काफी ज्यादा फास्टली मूव करते हैं और गैलेक्सी आपस में बाइंड होती हैं जिन्हें हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। अब ये केवल एक ग्रेविटी नहीं है, बल्कि यहाँ पर और भी चीजें हैं जो इसे इस लायक बनाती है, और इसे हम डार्क मैटर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी गलत हो सकती है। 80s में एक इजरायली फिजिसिस्ट जिसका नाम मोर्दकी मिलग्राम था, उन्होंने ये बताया कि ये किसी चीज से रिप्लेस की जा सकती है जिसे मॉडिफाइड न्यूटोनियन डायनामिक्स कहते हैं। ये आइडिया अभी तक फेल नहीं हुआ है, लेकिन इसने अभी तक रॉन्ग भी प्रूव नहीं किया है। ब्रेन वर्ल्ड। दरअसल ब्रेन वर्ल्ड एक दूसरा मॉडल है जो कि क्वांटम रियल्म और जनरल रिलेटिविटी को यूनिफाई करता है, और ये ग्रेविटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। ये थ्योरी हमारे यूनिवर्स को डिफाइन करती है एक 3 डायमेंशनल मेम्ब्रेन की तरह, या फिर एक ब्रेन की तरह जो कि 4 डायमेंशनल बल्क में एग्जिस्ट करता है, या फिर एक हाइपर स्पेस। ये थ्योरी बताती है कि हो सकता है कि यहाँ पर टर्न्स ऑफ ब्रेन फ्लोट करते हो, और क्योंकि हो सकता है कि यहाँ एक और एक्स्ट्रा डायमेंशन एग्जिस्ट करता हो, हमने उसे अभी तक नहीं जाना है। अब दरअसल ब्रेन वर्ल्ड स्ट्रिंग थ्योरी पर बेस्ड होता है, और फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियंस सोचते हैं कि ये हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प कर सकता है, जैसे कि डार्क मैटर और ग्रेविटी। आसपास के ब्रेन हम पर इम्पैक्ट कर सकते हैं कि आखिर हमारे साथ चल क्या रहा है। थ्योरेटिकली ये ब्रेन एक्सपेंड भी कर सकते हैं। ग्रेविटॉन्स वो पार्टिकल हो सकते हैं ग्रेविटी के लिए डायमेंशंस के बीच में मौजूद हो सकते हैं। अगर हम किसी हायर एनर्जी वाले ब्रेन के पास मौजूद होते हैं, हो सकता है ग्रेविटॉन्स पास वाले ब्रेन्स में ज्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं। अगर 2 ब्रेन्स आपस में बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं तो ये ग्रेविटॉन्स बाउंस बैक भी हो सकते हैं, और इस सेंस के हिसाब से जितना हम सोचते थे ग्रेविटी उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है, लेकिन ये एक्स्ट्रा डायमेंशन में डिसिपेट हो सकती है। द बिग बाउंस। यहाँ पर एक और थ्योरी आती है जिसे एपरियोटिक थ्योरी कहते हैं। यहाँ पर बिग बैंग के बजाय इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ बिग बाउंस हो सकते हैं। दरअसल जब 2 ब्रेन्स आपस में कोलाइड करते हैं तो वहाँ पर एक बिग बाउंस क्रिएट होता है। अगर ये थ्योरी सच है तो यहाँ पर कोई सिंगुलरिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। हम ये जानते हैं कि हमारा यूनिवर्स लगातार एक्सपेंड कर रहा है और इवेंचुअली ये एक एम्प्टी कोल्ड स्पेस बन जाता है। लेकिन इवेंचुअली जब हमारा ब्रेन यूनिवर्स दूसरे ब्रेन के साथ कोलाइड करता है जो कि एनर्जी ट्रांसफर करता है और हाइपोथेटिकली एक नए यूनिवर्स को क्रिएट करता है, हमने बिग बैंग के हर एक कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं और यूनिवर्स का सब्सिक्वेंट एक्सपेंशन भी हो सकता है। जैसे कि ये एज्यूम करता है कि हमारा यूनिवर्स एक इनफाइनाइटली टाइनी कंसंट्रेटेड हॉट पॉइंट यानी कि सिंगुलरिटी से बना है। आउट ऑफ द व्हाइट होल। अब हमारे ब्रेन यूनिवर्स के साथ एक और थ्योरी कनेक्टेड है जो कि व्हाइट होल के साथ है। दरअसल व्हाइट होल पूरी तरह से थ्योरेटिकल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। जैसे कि नाम से ही मालूम चलता है कि ये ब्लैक होल से बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। जैसे कि ब्लैक होल अपने इन्फिनिटी डेंस सिंगुलरिटी के अंदर किसी भी मैटर को अट्रैक्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी की वजह से, वैसे ही व्हाइट होल अपने अंदर से ये सारे मैटर्स को बाहर निकालते हैं। 2013 में एक ग्रुप ऑफ फिजिसिस्ट ने ये सजेस्ट किया था कि हमारा यूनिवर्स किसी काइंड ऑफ 4D स्टार के सुपरनोवा से बना है और इसके पार्टिकल्स ब्लैक होल के 4 डायमेंशनल हाइपर स्पेस में कोलैप्स हो गए हैं, जिससे एक व्हाइट होल का निर्माण हुआ है, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल स्पेस में मैटर को बाहर निकालता है और इससे एक यूनिवर्स बनता है जिसे हम जानते हैं। इस सेंस के हिसाब से तो यूनिवर्स एक होलोग्राम की तरह है जो किसी हायर डायमेंशन से प्रोजेक्ट किया जाता है। ये होलोग्राम थ्योरी किसी दूसरे तरीके से भी काम करती है, क्योंकि यहाँ पर एक और सिमिलर थ्योरी है कि कुछ 2 डायमेंशनल वर्ल्ड के पास एक कोडिंग और डेटा है जो कि हमारे यूनिवर्स के लिए जरूरी डेटा है, और ये डेटा हमारे 3 डायमेंशनल के अपीयरेंस में प्रोजेक्टेड किया जाता है, बिल्कुल ठीक वैसे जैसे कि होलोग्राफिक प्रोजेक्टर को डेटा और कोडिंग की जरूरत पड़ती है, और यही डिजिटल इंफॉर्मेशन हमारे सामने 3 डायमेंशनल स्पेस में प्रोजेक्ट करके पेश की जाती है। कॉस्मिक टोपोलॉजी। अगर आप यूनिवर्स के शेप के बारे में सोचेंगे तो आपका दिमाग ही चकरा जाएगा। हमारे यूनिवर्स के शेप के बारे में बहुत सारी थ्योरीज हैं और ये सारी थ्योरीज कॉस्मिक टोपोलॉजी के अंडर आती है। अब बेसिकली टोपोलॉजी एक मैथमेटिकल स्टडी है जो ये बताती है कि कोई भी शेप किस तरह से बैंड करती है और स्ट्रेच होती है बिना किसी कटिंग के और ग्लोइंग के, या फिर बिना किसी चीज को उसमें भरे हुए, जैसे कि मोबियस स्ट्रिप्स और क्लेन बॉटल्स। ये दोनों ही टोपोलॉजी के फेमस एग्जाम्पल्स हैं। जब हम यूनिवर्स की टोपोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो फिजिसिस्ट के पास 3 मेन थ्योरीज हैं। या तो इसकी शेप पॉजिटिवली कर्व्ड हो सकती है, या फिर क्लोज्ड नेगेटिवली कर्व्ड हो सकती है, या फिर ओपन या फिर फ्लैट हो सकती है। इसकी शेप को इमेजिन करने के लिए भी थोड़ी सी क्रिएटिविटी होना जरूरी है, क्योंकि अगर बात स्पेस टाइम की होती है तो यहाँ पर हम 4 डायमेंशंस की बात करते हैं। अगर इसकी शेप पॉजिटिवली कर्व्ड है, हो सकता है कि ये एक 4 डायमेंशनल स्फीयर हो
और अगर इसकी शेप नेगेटिवली कर्व है तो ये 4 डायमेंशनल सैडल की तरह हो सकता है। इसका कर्वेचर खुद ही फोल्ड बैक होता है। अगर इसका शेप फ्लैट है तो ये 3 डायमेंशनल शेप में फ्लैट हो सकता है। आप इसके पूरे आइडिया को सोच सकते हैं। मान लीजिए कि कोई 2 रॉकेट्स इस फ्लैट यूनिवर्स में आपस में पैरेलली फ्लाइंग कर रहे हैं, तो ये हमेशा के लिए पैरेलली फ्लाइंग करते रहेंगे। लेकिन एक पॉजिटिवली कर्व यूनिवर्स में ये दोनों रॉकेट्स आपस में एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, लेकिन इवेंचुअली ये आपस में फिर से ज्वाइन हो सकते हैं। लेकिन अगर हमारा यूनिवर्स नेगेटिवली शेप्ड है तो ये रॉकेट्स हमेशा के लिए डाइवर्ट हो जाएंगे और कभी भी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। फिलहाल में फिजिसिस्ट इस यूनिवर्स की फ्लैट टोपोलॉजी को ही मानते हैं। वो कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन के टेम्परेचर के मेजरमेंट्स के बेस पर होते हैं, जो कहीं पुराने टाइम में यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी और उस समय हाइड्रोजन के डार्क क्लाउड्स उठ रहे थे जो कि एक आयोनाइजेशन की प्रोसेस से होकर गुजर रहे थे। हालांकि कुछ रिसर्च ने ये भी सजेस्ट किया है कि ये पॉजिटिवली कर्व्ड भी हो सकता है, जो कि सेम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की वजह से होता है। हो सकता है हमारा यूनिवर्स 4 डायमेंशनल डोनट की तरह हो, या फिर ये मोबियस स्ट्रिप की तरह है, या फिर एक अजीबोगरीब तरह की शेप में हो सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमारे इस यूनिवर्स के बारे में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम अभी तक नहीं जानते हैं। हो सकता है कि आने वाले टाइम में हम इसे सुलझा पाएं, और हो सकता है कि हम इसे कभी भी ना जान पाएं। लेकिन इसके बारे में सोचना भी काफी अजीब है, जिसके लिए हमेशा टन्स ऑफ थ्योरीज बनती रहती हैं। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और स्पेस की ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल कीमती स्पेस को सब्सक्राइब करें।